सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी के संदर्भ में। देखेंगे आखिर हर्ड इम्यूनिटी क्या है, क्यों चर्चा में बनी हुई है और इसको लेकर कौन सी एक नई रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने कोरोना के संदर्भ में हमारी सोच में परिवर्तन ला दिया है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे श्रीलंका और मालदीव से 2 बीमारियों के समाप्त होने का। देखेंगे आखिर बीमारियां क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी के संदर्भ में। हर्ड इम्यूनिटी को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझिए। हमारे शरीर को किसी बीमारी से बचाने की जो जिम्मेदारी होती है, वो शरीर के एक तंत्र को दी गई है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। यह जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, कई प्रकार से हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। होता क्या है कि जब भी कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, यह एक चीज का प्रोडक्शन करता है। इसका नाम होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं? जो भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश किया है, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। स्वाभाविक है, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तो हम क्या करेंगे, उतनी ही जल्दी से एंटीबॉडी का निर्माण कर पाएंगे। और जब जल्दी से एंटीबॉडी का निर्माण हो पाएगा, तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, वायरस से लड़कर उससे मुक्त हो जाएगा। ये जो एंटीबॉडी होते हैं, सामान्यतः एक बार जब बन जाती हैं, तो जब भी जो वायरस है जिसके वजह से एंटीबॉडी बना है, वो वायरस जब भी दोबारा आएगा, तो ये एंटीबॉडी क्या होंगी, एक्टिव रहेंगी और एक्टिव रहकर उसको क्या कर देंगे, उसके प्रभाव को निष्प्रभावी बना देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझिए, जो यह एंटीबॉडी बनी, ये हर बीमारी के संदर्भ में अलग अलग समय काल के लिए बनता है। कुछ बीमारियों के संदर्भ में जो एंटीबॉडी एक बार बन गई, वो हमेशा जीवन काल के लिए हो जाती है। अर्थात मान लीजिए आप किसी बीमारी से संक्रमित हुए और एंटीबॉडी एक ऐसी बन गई आपके शरीर में कि दोबारा अगर आप उस वायरस के संपर्क में भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि सभी बीमारियों के लिए एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है, उसका समय काल क्या होता है, अलग अलग होता है। अर्थात सभी बीमारियों के संदर्भ में जो एंटीबॉडी का निर्माण है, उनका जो प्रक्रिया है, उनकी जो मजबूती है, कितना एंटीबॉडी बनेगा, यह हर बीमारी के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी हमें मान के चलते हैं कि अगर एंटीबॉडी का विकास तेजी से होता है, तो हमारा शरीर क्या होगा, अच्छा रहेगा। अर्थात हम संक्रमित किसी बीमारी से होंगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अब देखिए, अगर हमको इम्यूनिटी सिस्टम विकसित करना है किसी बीमारी के संदर्भ में, तो क्या विकल्प हैं कि एक तो यह है कि अगर जब हम संक्रमित हो गए हैं, तो हमारा जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, वह इतना मजबूत हो कि उससे हमें बचा ले, अर्थात एंटीबॉडी का निर्माण कर दे और वह एंटीबॉडी हमारे शरीर में प्रवेश किए वायरस को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दें, हमारा शरीर क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए। दूसरा विकल्प क्या है कि हम कोई जो है कि मेडिसिन ले लें, कोई जो है कि टीका ले लें। तो उससे क्या होगा, जो मेडिसिन हम टीका लेंगे तो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको सहायता मिलती है, वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है और उससे क्या हो जाता है, उस बीमारी से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे हर बीमारी के लिए मेडिसिन और टीका आसानी से नहीं मिल पाता। जैसे कि अभी कोरोना के लिए हमारे पास क्या है, ना तो कोई मेडिसिन है, ना कोई हमारे पास टीका। तो है क्या कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, इसीलिए कहा जाता है कि आप इस दौरान अपना इम्यूनिटी सिस्टम जितना मजबूत रखेंगे, कोरोना का इंपैक्ट क्या होगा, उतना ही आपके ऊपर कम होगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो टॉपिक जुड़ा हुआ है, इसी एंटीबॉडी से जुड़ा हुआ है। अब जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारे पास इस समय तो क्या है, कोई कोरोना की दवा नहीं है। इसी संदर्भ में जो पिछले 2 माह से हर्ड इम्यूनिटी जो शब्द है, वह चर्चा में बना हुआ है। अब समझिए हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। हर्ड इम्यूनिटी से आशय किसी समाज या समूह के कुछ प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के माध्यम से किसी संक्रामक रोग के प्रसार को रोकना है। आसान शब्दों में मैं समझाऊं कि अगर मान लीजिए 100 लोगों का एक समूह है, उस 100 लोगों में से अगर
70 से 80 लोग संक्रमित हो जाते हैं तो और संक्रमित होकर अगर बच भी जाते हैं, मान लीजिए उसमें 1-2 लोगों की डेथ भी हो गई, लेकिन जितने लोग बच गए, इसका मतलब क्या है कि जिस वायरस से वो संक्रमित हुए थे उससे बचने के लिए उनके शरीर ने एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया। तो जब 70 से 80 लोग संक्रमित हो चुके हैं तो क्या होगा, इनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है तो बाकी लोग प्रभावित नहीं होंगे। अर्थात जब वायरस कोई आता है तो जहां पर उस वायरस का पहले से कोई प्रसार नहीं होता है और वहां के लोगों में जब एंटीबॉडी नहीं होता तो तेजी से फैलता है। जैसे कोरोना वायरस, चूंकि कोरोना वायरस का पहले हमने कभी उसको फेस नहीं किया था, इसलिए हमारे शरीर में क्या था, कोई एंटीबॉडी नहीं था, इसीलिए क्या कर रहा है, तेजी से फैल रहा है। लेकिन जब एक बार जो लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि अगर दोबारा कोरोना वायरस का फेज आता है तो वह जो संक्रमित लोग हैं उन पर उतना असर नहीं होना चाहिए। सामान्यतः यही कहता है, लेकिन कोरोना में थोड़ा सा अलग भी है, मैं आगे बताऊंगा। कुल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति जिस बीमारी के संपर्क में नहीं आया है उसके संपर्क में पहली बार आता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड का मतलब होता है झुंड, झुंड की इम्यूनिटी यह कहता है कि मान लीजिए 100 लोगों का एक समूह है, उसमें से जब अधिकांश लोग संक्रमित हो जाएंगे तो फ्रेश लोगों की संख्या जो अभी संक्रमित नहीं हो काफ़ी कम होगा। तो क्या होगा कि जब अधिकांश लोग जो संक्रमित हैं तो संक्रमित व्यक्ति से मिलेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अर्थात जब भी किसी समाज में, सोसाइटी में अधिक मात्रा में अधिक लोगों को कोई बीमारी होती है तो उसी के साथ उन लोगों में उसके से लड़ने के लिए इम्यूनिटी विकसित होती है और इसी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी को जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी में समूह में 70 से 80% लोग इससे क्या होता है, संक्रमित हो जाते हैं तो बाकी लोग अपने आप बच सकते हैं। दूसरे शब्दों में मैंने जैसे लिखा है कि यदि किसी बड़े हिस्से में फैलती है तो उन लोगों की जो इम्यूनिटी है चूंकि संक्रमण से बचाने का प्रयास करती है, और जो संक्रमित हो चुके लोग हैं वह क्या होते हैं, जब उससे स्वस्थ होते हैं तो उनके अंदर वह विकसित हो चुका सिस्टम है और वह उस वायरस से प्रभावित नहीं होते। तो अब एक लोग से दूसरे लोगों में जो पहुंचने वाला यह ट्रांसमिशन है क्या होता है, रुक जाता है। हर्ड इम्यूनिटी जब विकसित हो जाती है तो संबंधित वायरस हमारे शरीर में तो रहता है लेकिन इसका जो प्रसार है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, अर्थात वह ठहर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज में क्या है, पहले दिखाया गया है कि कुछ लोग हैं, उन लोगों के बीच में कुछ संक्रमित लोग आते हैं। जब संक्रमित लोग आते हैं तो क्या होता है, फिर संक्रमण तेजी से फैलता है, फिर संक्रमण जब तेजी से फैलता है अधिकांश लोग क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। लेकिन जब क्या होता है, कुछ अधिकांश लोग संक्रमित हो गए, इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संक्रमित नहीं हैं। जब संक्रमित वो नहीं है तो क्या होता है कि अधिकांश लोग चूंकि संक्रमित हो चुके हैं तो जो असंक्रमित लोग हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती, वह भी सरवाइव कर लेते हैं। जैसे लास्ट वाला जो एकदम इमेज है पीले कलर का, इसको आप देखिए, इसमें अधिकांश लोगों के पास क्या है कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो चुका है, मजबूत हो चुका है, उस बीमारी से लड़ चुका है। तो जो गैर संक्रमित लोग हैं अब उनको भी क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। पुराने समय में यह माना जाता रहा है कि यदि एक बार बीमारी से संबंधित अधिकांश लोग संक्रमित हो जाएंगे तो बाकी लोगों पर इसका प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। कोरोना को संदर्भ में भी यही क्या कहा गया, और यह कहा गया कि कोरोना जब अधिकांश लोगों को हो जाएगा तो उनके अंदर भी हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी, अर्थात झुंड में इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी और फिर अपने आप इसका ग्राफ क्या होगा, रुक जाएगा। अर्थात कोरोना तो रहेगा लेकिन उसका प्रसार कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा 70 से 80% लोग, अर्थात विश्व के जब अधिकांश लोगों को कोरोना हो जाए तभी, तो सोचिए जब कोरोना होगा तो मौतें कितनी होंगी। लेकिन फिर भी ये शब्द जो है कि काफ़ी चर्चित बना हुआ है। जहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि इसको लेकर अभी हाल ही में जो कि ब्रिटेन द्वारा यह कहा गया था कि वो हर्ड इम्यूनिटी की बात की गई थी, और उन्होंने कहा था कि जो कोरोना ब्रिटेन में फैल रहा है अभी कुछ समय बाद हर्ड इम्यूनिटी की कंडीशन आ जाएगी और अपने आप कोरोना का असर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। चूंकि इसका विरोध इस वजह से हुआ, इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी को अपनाने का मतलब है ये कि ये कहना चाह रहे हैं कि अपने आप ब्रिटेन के अधिकांश लोग संक्रमित होंगे और उसमें से जो बच जाएंगे वह हर्ड इम्यूनिटी के एग्जाम्पल होंगे, अपने आप वायरस रुक जाएगा। लेकिन तब तक कितने लोगों की मौत का कारण बन जाता, इसी का कारण विरोध हुआ, यह बात उस समय दब गई थी। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, हर्ड इम्यूनिटी के संदर्भ में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने हर्ड इम्यूनिटी के मुद्दे को फिर से चर्चित बना दिया। स्पेन जो कि कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाले देशों में सर्वोच्च देशों में है, उसमें देखिए उसने क्या किया है, एक जो है कि
एक सर्वे कराया। इस सर्वे को बोलेंगे हम लोग सेरो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे। तो सेरो एपिडेमियोलॉजिकल जो सर्वे है, इसका मतलब ऐसे सर्वे से है जिसमें अधिकांश लोगों को शामिल किया जाता है, बड़ी संख्या में समूह में देखा जाता है। तो यह जो इन्होंने सर्वे किया, इसका प्रकाशन अभी जो है कि जो एक जर्नल है द लैंसेट, इसमें प्रकाशन इसका हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि हम अब जो है कि हर्ड इम्यूनिटी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। किसके लिए? कोरोना वायरस के संदर्भ में। प्रश्न आएगा आखिर ऐसे क्यों कहा इन्होंने? तो दरअसल इस सर्वे में जो अभी सर्वे कराया गया था, इसमें एक टेस्ट किया गया ब्लड का भाग लेकर, सीरम को लेकर, और इसमें देखने का प्रयास किया गया तो जो लोग संक्रमित हुए हैं उनमें एंटीबॉडी का विकास कितना ज़्यादा हो पाया। अर्थात यदि अधिकांश लोगों में एंटीबॉडी का विकास हुआ है, अब कोरोना के केसेस नहीं मिल रहे हैं, तो कोरोना केसेस क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। लगभग 67,000 लोगों पर अध्ययन किया गया और जो इस पे तथ्य आए वो चौंकाने वाले थे। इसमें पता चला कि केवल 5.2% लोगों में ही एंटीबॉडी विकसित हो पाई। ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल जो है कि 5.2% लोगों में ही एंटीबॉडी विकसित हो पाई है। बच्चों में तो ये प्रतिशत और भी कम है, लगभग 3.5 के नियर अबाउट है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति 100 लोग संक्रमित हुए थे तो उसमें से सिर्फ 5 लोगों के अंदर अभी एंटीबॉडी है, अर्थात जो एंटीबॉडी उनके अंदर बनी थी वह अब नहीं है। इसका मतलब है कि जिन लोगों के अंदर एंटीबॉडी नहीं है, इनको अगर क्या है दोबारा यह वायरस से संक्रमित होते हैं तो फिर से उनको उन्हीं चुनौतियों का, उन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे एक चीज़ और सामने आई है, वह यह है कि जो कोरोना को लेकर जो यह इम्यूनिटी सिस्टम विकसित हो रहा है, जो एंटीबॉडी बन रहा है, यह बहुत छोटा है। इसका समय काल, जो एंटीबॉडी, जैसे मैंने बताया कि हर एंटीबॉडी का अपना एक फेज होता है, एक समय काल होता है, कुछ जीवन भर के लिए हो जाते हैं, कुछ साल भर, कुछ महीने के लिए। लेकिन कोरोना के लिए जो एंटीबॉडी हमारा शरीर बना रहा है, उसका समय काल 1 माह से भी कम है। इस अध्ययन में 14% ऐसे लोग मिले जिनके अंदर पहले एंटीबॉडी था, लेकिन जब हमने 2 सप्ताह, यहाँ 2 माह लिख दिया गया है, गलती से सही होके मिलेगा पीडीएफ आपको, 2 सप्ताह बाद जब हमने दोबारा उनका टेस्ट किया तो पता चला कि इनके अंदर एंटीबॉडी नहीं है। ये एंटीबॉडी ना होना ये बताता है कि दोबारा इन लोगों की जो इम्यूनिटी बनी थी वह दोबारा कमजोर पड़ती जा रही है। अर्थात जब ये संक्रमित थे तब क्या हुआ था, इनके इम्यूनिटी सिस्टम ने एंटीबॉडी का तो निर्माण किया था, लेकिन अब नहीं कर रहा। भारत के संदर्भ में भी ये कहा जा रहा था कि यदि यहाँ का 70 से 80 करोड़ लोग संक्रमित हो जाएंगे तो आगे संक्रमण की चेन अपने आप रुक जाएगी। लेकिन यह सिस्टम बताता है, यह सर्वे बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार लोग ठीक हो रहे हैं, उनके अंदर जो एंटीबॉडी बन रही है वह जीवन काल के लिए नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति आज संक्रमित होकर हॉस्पिटलाइज हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर वह घर चला गया, तो अब उसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो कुछ ही दिन तक उसको कोरोना के दोबारा संक्रमण से बचा पाएगी। उसके बाद फिर से वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अर्थात एक ऐसी चेन बनेगी कि आदमी बीमार ही होता रहेगा। तो इसलिए जो हर्ड इम्यूनिटी 2 माह से चली आ रही थी, कहा जा रहा था कि कोरोना का भी जो हर्ड इम्यूनिटी का फेज आएगा और उसके बाद ये रुक जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमें जो है अपनी जो रणनीति है, जो हम हर्ड इम्यूनिटी के विषय में सोच रहे थे, उसमें कुछ और भी जोड़ने की ज़रूरत है, कुछ सोचने की ज़रूरत है। अर्थात इस जो बीमारी है, इसके संक्रमण को जल्दी से जल्दी रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हर्ड इम्यूनिटी की कंडीशन क्रिएट भी होती है तो कुछ समय के लिए होगी, फिर से क्या हो जाएगा, ये वायरस का जो एंटीबॉडी बन रहा है, क्योंकि ये लघुकालिक है, इसलिए इसका प्रभाव दोबारा भी हो सकता है। आई होप आप इस पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि खसरा रूबेला मुक्त मालदीव श्रीलंका से संबंधित है। खसरा, जिसको मीजल्स के भी नाम से जानते हैं, एक संक्रामक रोग है, मोरवीली वायरस, और दूसरा है पैरामिक्सो वायरस से यह फैलता है। अब है क्या, मोरविलिस वायरस एक समूह है और उसका जीन्स जो है वह है पैरामिक्सो वायरस, से मुख्य रूप से फैलता है। यह संक्रमण ज़्यादा घातक इसलिए है क्योंकि सीधे संपर्क में आने के साथ साथ यह हवा के माध्यम से भी फैलता है।
खांसने छींकने के अलावा खांसने और छींकने से यह वायरस हवा में फैलता है और उस समय यदि कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो संक्रमण हो जाता है। एक संक्रमित व्यक्ति लगभग 15 व्यक्तियों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। संक्रमण के कुछ समय बाद अर्थात लगभग सामान्यतः 14 दिनों के बाद खांसी बुखार आता है, शरीर पर लाल चकत्ते निकल आते हैं, बुखार का जो टेम्परेचर है वो 104 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसकी वजह से मौत भी हो जाती है। तो WHO के अनुसार इस जो बीमारी है खसरा, इसका कोई विशिष्ट उपचार अभी नहीं है, इसलिए रोगी का ख्याल रखा जाता है। तरल जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन कराया जाता है। अधिकांश मामलों में स्वतः ही व्यक्ति क्या होते हैं 2 से 3 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने इसका टीके का विकास किया। 1960 में के दशक में हमने क्या किया, इसके लिए वैक्सीन टीके का निर्माण किया और उसके बाद से हमने टीकेकरण का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वर्तमान समय में लगभग 90% बच्चों को जन्म के 1 साल के भीतर इसका जो है टीका दिया जाता है। जो प्रतिरक्षा होता है, जो प्रतिरक्षा क्षमता सुनिश्चित करने के लिए यह कहा जाता है कि जो हम टीका दे रहे हैं उसकी 2 खुराक मैंडेटरी होती है, अर्थात 2 खुराक कम से कम दी जाती है। तो ये किसके संदर्भ में था, यह आपका खसरा के संदर्भ में। दूसरा है रूबेला। रूबेला भी एक संक्रामक वायरस जनित रोग है जिसे जर्मन खसरे के नाम से जाना जाता है, जो रूबेला वायरस से फैलता है। क्योंकि रूबेला वायरस से फैलता है इसी के कारण इसको हम रूबेला के नाम से जानते हैं। यह वायरस श्वसन मार्ग से प्रवेश करके 2 से 3 सप्ताह बाद अपने लक्षण दिखाता है। यह जो अजन्मे बच्चे होते हैं अर्थात जो शिशु होते हैं या जो गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उनके लिए काफ़ी घातक माना जाता है। इसकी वजह से शरीर पर दाने निकल आते हैं, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, लसिका ग्रंथि की समस्याएं क्रिएट होती हैं। जन्मजात से अगर किसी बच्चे को रूबेला हो जाता है तो उसमें बहरापन, मोतियाबिंद, मानसिक मंदता, हृदय विकृति जैसी समस्याएं भी आती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि श्रीलंका और मालदीव में खसरा और रूबेला समाप्त हो गया है। WHO ने इन दोनों देशों की तारीफ करते हुए कहा कि इस प्रकार के रोगों के विरुद्ध बच्चों की रक्षा करना स्वस्थ आबादी प्राप्त करने के वैश्विक प्रयास का एक क्या है महत्वपूर्ण कदम है। एक देश को खसरा और रूबेला मुक्त तब माना जाता है जब वहां कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय से कोई खसरा और रूबेला के जो है कि स्थानिक संचरण का मामला ना मिला हो, अर्थात वो फैल रहा हो ऐसी सूचना ना मिले कम से कम 3 वर्ष तक। श्रीलंका में खसरे का जो आखिरी मामला देखा गया था वर्ष 2016 में और रूबेला का जो अंतिम मामला देखा गया था वो 2017 में। इसी तरह से अगर मालदीव में देखें तो मालदीव में खसरे का अंतिम जो केस मिला था 2009 में और रूबेला का अंतिम जो केस मिला था वह 2015 में, अर्थात 3 वर्ष का समय काल दोनों के लिए क्या हो चुका, पूरा हो चुका है। तो इसी के साथ श्रीलंका और मालदीव ने क्या किया है, इस टारगेट को प्राप्त कर लिया है कि खसरा और रूबेला से वो मुक्त हो चुके हैं। श्रीलंका, मालदीव के साथ साथ अधिकांश जो दक्षिण पूर्व एशियाई के देश हैं वहां पर नियमित जो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया उससे इसको फायदा मिला है और इसके कारण 2017 के बाद से अब तक इस क्षेत्र में 500 मिलियन अतिरिक्त बच्चों को खसरा और रूबेले का टीका लगाया जा चुका है। दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं और उनमें जो WHO के सदस्य देश हैं उन्होंने कहा था कि 2023 तक खसरा और रूबेले का वह उन्मूलन जो है कि उन्मूलन कर देंगे, अर्थात उसको समाप्त कर देंगे। वह उसमें से श्रीलंका और मालदीव ने क्या किया है, टारगेट अपना समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में वर्ष 2018 से अप्रैल 2019 के बीच खसरा के कुल 47,000 लगभग मामले आए, रूबेला के भी लगभग 1200 मामले सामने आए। अर्थात इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ इस बीमारी का प्रभाव अभी भी बड़ी मात्रा में बना हुआ है, वहीं हमारा जो पड़ोसी है वह इस बीमारी से क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। आई होप आप इस पूरे वीडियो को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।